Hello everyone, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be about NCERT class 11th Political Theory Summary Chapter 2 Freedom. Here's a small announcement for you guys. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes for UPSC, CSE and much more. Arpita ma'am also takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. To get the PDFs, class notes and other notifications, you can subscribe to our Telegram channel which is Simplifying UPSC with Ease. Now let's come to the topic for today which is freedom. फ्रीडम का चैप्टर शुरू करने से पहले हम दो एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज ऑफ 20th सेंचुरी हु इज नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विच इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसमें साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम द्वारा ब्लैक लोगों के साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी उसके बारे में लिखा है. उन लोगों को अपने ही कंट्री में फ्रीली मूव करने का अधिकार नहीं था, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं था और भी हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ की जाती थी. दे वर इवन बंडल्ड टुगेदर इनटू टाउनशिप्स एंड केप्ट अवे फ्रॉम द वाइट पीपल. तो नेल्सन मंडेला और उनके कोलीग्स ने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू की फ्रीडम पाने के लिए. नेल्सन मंडेले को स्टूडेंट्स इस फ्रीडम लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ा. वो अराउंड 28 ईयर्स प्रिजन में रहे हैं और उनके सारा यूथ का टाइम इसमें निकल गया. आप सोचिए, मतलब यहाँ पे ये लिखा गया है कि अपनी फैमिली से दूर रहना, अपने फ्रेंड्स से दूर रहना, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ना कर पाना, मतलब कितना बड़ा सेक्रीफाइस है. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम एक कितना चेरिश्ड आइडियल है जिसके लिए लोगों ने, इन पर्सनैलिटीज़ ने अपनी पूरी लाइफ ही न्यौछावर की है. सेकेंड एग्जाम्पल जो दी गई है वो है ऑंग सान सू की. तो ये मलेशिया, इधर म्यांमार की लीडर हैं. अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा साल हाउस अरेस्ट में रही हैं. मतलब ये हाल था कि जब इनके हस्बैंड का लंदन में इलाज भी चल रहा था तब भी ये उनके पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनके लिए उनके लोगों की फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर, उसमें लिखा है कि उनके लिए रियल फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, हर तरह के डर से मुक्त हो जाना. ठीक है, कि हम सबको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोगों का हमारे बारे में ओपिनियन क्या है, अथॉरिटी का हमारे बारे में एटीट्यूड क्या है, और हमारी कम्युनिटी के बाकी मेंबर्स का क्या रिएक्शन है. हमारे जो पीयर्स हैं, हमारे साथ वाले लोग हैं, हमें वो रिडिक्यूल नहीं करेंगे. जब तक जो काम हम कर रहे हैं वो ठीक है तो हमें किसी भी तरह के डर से या पॉलिटिकल सोशल दबाव के अंदर नहीं आना चाहिए. ठीक है, फॉर ऑंग सान सू की, लिविंग ए डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ रिक्वायर्स अस टू बी एबल टू ओवरकम सच फियर्स. तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने ये क्वेश्चन उठता है कि हाँ, फ्रीडम एक, हमने देख लिया कि फ्रीडम क्या है, एक बहुत चेरिश्ड आइडियल है जिसके लिए लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जान लगाई है, बहुत ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा साल न्यौछावर किए हैं. अगर हम इंडिया के ही पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं फ्रीडम लेने के लिए. पर फ्रीडम है क्या, फ्रीडम को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है. स्टूडेंट, जो फ्रीडम है इसको दो तरीके से देखा जाता है. फर्स्ट व्यू पॉइंट जो है वो देखता है फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, कि किसी भी तरह की कंस्ट्रेंट ना हो इंडिविजुअल पे. इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स एंड कोहर्शन, किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह की कंस्ट्रेंट ना होना फ्रीडम है. ठीक है, किसी भी तरह का दबाव ना होना क्या है, कंस्ट्रेंट की एब्सेंस फ्रीडम है. इफ ही इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड एक्ट इन एन ऑटोनॉमस वे, अगर वो इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस ले सकता है और अपनी मर्जी से सारे काम कर सकता है, तो वो जो इंडिविजुअल है वो फ्री है. ठीक है, ये है फर्स्ट व्यू पॉइंट. दूसरा व्यू पॉइंट क्या कहता है कि फ्रीडम इज अबाउट एक्सपेंडिंग एबिलिटी ऑफ पीपल दैट दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड develop their potential in any field, be it in sports, in studies, in music, etc. दूसरा व्यू पॉइंट क्या कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है कि फ्रीडम जो है वो सिर्फ कंस्ट्रेंट्स का ना होना नहीं है. फ्रीडम एक इस तरह के
कंडीशन है जिसमें कि जो लोग हैं वो अपने आप को पूरे इंडिपेंडेंट तरीके से, पूरे खुले तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ और जो उनका पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ कर पाएँ। वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, अगर वो सब कुछ कर पा रहे हैं, हमारा सोसाइटल या पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऐसा है कि जो बंदा कुछ करना चाहता है वो अगर वो कर पा रहा है तो वो फ्री है। ठीक है, तो ये व्यू पॉइंट क्या कहता है? कंडीशन इन विच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटीज फ्रीली इज द फ्रीडम। ठीक है, तो फर्स्ट व्यू पॉइंट क्या है कि एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज फ्रीडम। सेकंड व्यू पॉइंट क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो लोग हैं वो अपने पोटेंशियल को अच्छे तरीके से रियलाइज कर पाएं, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर पाएं, वो फ्रीडम है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो किसी भी तरह की कंस्ट्रेंट का होना ना होना, क्या ये संभव है कि हम पे कोई भी कंस्ट्रेंट ना हो, कोई भी रूल ना हो? ठीक है, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कंस्ट्रेंट है, जब हम सोशल सेटअप में रहते हैं तो किसी ना किसी तरह की कंस्ट्रेंट हम पे होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम अब फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें लॉज को फॉलो करना है। ठीक है, हमारे ऊपर और भी सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी फैमिली के रूल्स हैं, इसलिए क्या है कि ऐसा होता है कि कुछ कोई ना कोई कंस्ट्रेंट ज़रूर होती है। कि बिल्कुल ही कोई कंस्ट्रेंट ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। To understand which constraints are necessary, we need to look at the core relationship between a person and society. देखो, कंस्ट्रेंट्स का ना होना संभव नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स ज़रूर चाहिए, पर कौन सी कंस्ट्रेंट्स ज़रूरी हैं और कौन सी नहीं है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक पर्सन और उसकी सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कुछ कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि हमें किसी की फ्रीडम को डिसरप्ट नहीं करना है, किसी पर्सन को जाकर मारने नहीं लग जाना है, ये सब कंस्ट्रेंट्स तो ज़रूरी हैं। लेकिन ऐसी कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए ना कि जैसे अगर हम कहें कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट का पर्सन पढ़ नहीं सकता या एक पर्टिकुलर जेंडर के पर्सन को जॉब नहीं दे सकते। ठीक है, तो कुछ कंस्ट्रेंट्स नेसेसरी हैं और कुछ कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में, उसका सोर्स क्या है, कौन लोग हैं, कौन कौन चीज़ है जो एक सोसाइटी में रहने वाले पर्सन पे कंस्ट्रेंट लगाती है। तो पहला पॉइंट है, सम रिस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू लॉज। कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो ऐसी होती हैं जो कि उस कंट्री की, उस जगह की गवर्नमेंट जो होती है वो अपने कानून के थ्रू लगाती है। ठीक है, जैसे अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कॉलोनियल गवर्नमेंट की बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स थी। ठीक है, कि हम लोग ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग नहीं कर सकते थे। या अगर हम यही साउथ अफ्रीका की बात करें तो जो सिस्टम ऑफ अपार्थीड है उसने बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स लगा रखी हैं ब्लैक पीपल के ऊपर। ठीक है, कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, अपना पोटेंशियल भी रियलाइज़ नहीं कर सकते। देखो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें भी कानून तो होता ही है। अब हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि हमारी लॉलेस सोसाइटी है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कानून होते हैं जो उनके बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। पर क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया पॉइंट ये होता है कि इन डेमोक्रेसी पीपल ऑल्सो हैव कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट को कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू। जब लोग ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं तो लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल भी रहता है। इसलिए क्या है कि अगली बार पार खोने के डर से, या क्योंकि वोटिंग ही लोगों ने करनी होती है, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा अनजस्ट रूल नहीं बना सकती डेमोक्रेसी में, क्योंकि अगर वो बनाएगी तो वो वाली गवर्नमेंट फेल कर जाएगी। ठीक है, दस इन डेमोक्रेसी द राइट्स ऑफ पीपल आर प्रोटेक्टेड। इस वजह से, क्योंकि लोगों का भी गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल है, इसीलिए डेमोक्रेसी में लोगों के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ द पीपल। ये तो हमने देख लिया कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट इम्पोज करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रही हैं। रिस्ट्रिक्शंस आल्सो रिजल्ट फ्रॉम कास्ट इनइक्वालिटीज, क्लास इनइक्वालिटीज, जेंडर इनइक्वालिटीज। ठीक है, जैसे अगर हम एशियंट इंडिया की बात करें तो जो शूद्रस थे उन पे बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स थी ऊपर वाली कास्ट के द्वारा। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा तो नहीं लगाई गई थी, तो वो कास्ट इनइक्वालिटीज़ की एग्जांपल आती है। जैसे अगर हम
चंडालास की बात करें, जो 5वां वर्ण था या आउटकास्ट से ये जो थे, वो तो इवन टाउन्स में एंटर नहीं कर सकते थे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। वो अपनी शेडो किसी के ऊपर उनकी शेडो आ जाए तो उसे बहुत अपवित्र माना जाता था। फिर क्लास के कारण भी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स आती हैं। क्लास मतलब जैसे अमीर गरीब का होना, कि बहुत सारे गरीब लोग जैसे अगर फ्री एजुकेशन ना हो तो वो अपने बच्चों को शायद एजुकेट ही ना कर पाएँ। फिर जेंडर इनइक्वालिटीज़, जैसे हमारी सोसाइटी बेसिकली पैट्रियार्कल सोसाइटी थी और फीमेल्स के ऊपर बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स थी ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में। इसके रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स के रिलेटेड जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यू है फ्रीडम पे, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेताजी का ये कहना है कि बाय फ्रीडम आई मीन ऑल राउंड फ्रीडम, freedom for the individual as well as for the society, freedom for the rich as well as the poor, freedom for men as well as women, freedom for all individuals and for all classes. ठीक है, the freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth, abolition of caste barriers and social inequalities, restriction of communalism and religious intolerance. नेताजी का ये कहना था कि जो फ्रीडम है उनके लिए, वो हर वर्ग के बंदे के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या आदमी हो या औरत हो, या किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो, जब उन सबको फ्रीडम मिलती है तभी वो एक पूरे होलिस्टिक तरीके से फ्रीडम मानी जाएगी। सोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखने के बाद अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रेंट्स की ज़रूरत क्या है, कि क्यों हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स चाहिए सोसाइटी में रहने के लिए, कुछ कानून की क्या ज़रूरत है, क्या हम बिना कंस्ट्रेंट्स के ऐसे फ्रीली नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स, जब हम सोसाइटी में रहते हैं, जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठा रह रहे हैं, तो डिफरेंसेस आर बाउंड टू अराइज बिटवीन पीपल रिगार्डिंग देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि हमारे आइडियाज़ हर दूसरे बंदे के साथ मैच करेंगे, हमारा ओपिनियन हर दूसरे बंदे के साथ मैच करेगा। जब इतने लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो उनमें क्या है, उनके एम्बिशंस भी कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हैं। कई बार एक पर्सन कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि दूसरे पर्सन के लिए बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस केस में ये सारे वायलेंस को रोकने के लिए या डिस्प्यूट सेटल करने के लिए सोसाइटी में एक मिनिमम लेवल ऑफ कंस्ट्रेंट्स ज़रूर चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है कि एज लॉन्ग एज वी रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज वी कैन लिव विद मिनिमम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कि जब तक हम दूसरों के व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, तब तक तो हम मिनिमम कंस्ट्रेंट्स के साथ रह सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये हमेशा नहीं होता। बहुत सारे बार सोसाइटी में वायलेंस हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको थोड़ा हार्ड हैंड से भी सेटल करना पड़ता है। तो क्या है, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी नीड मिनिमम लीगल एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स। हमें कानूनी कंस्ट्रेंट्स चाहिए कुछ, सो दैट फ्रीडम ऑफ वन पर्सन डज नॉट एंडेंजर द फ्रीडम ऑफ अदर। मतलब कुछ ऐसे कानून कंस्ट्रेंट्स ज़रूर चाहिए ताकि एक पर्सन की जो फ्रीडम है वो दूसरे पर्सन की फ्रीडम को एंडेंजर ना करे। ठीक है, so that society can function peacefully and people are saved from coercion and bullying by other elements, ताकि सोसाइटी पीसफुल तरीके से चल पाए और एक पर्सन के ऊपर कोई दूसरा पर्सन कुछ धक्का ना कर सके। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक हार्म प्रिंसिपल देखेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, ये बहुत बढ़िया पॉलिटिकल थिंकर हैं। इन्होंने अपने ऐसे लिबर्टी में दो तरह के एक्शंस में डिस्टिंग्विश किया था। ये दो तरह के एक्शंस की बात करते हैं। एक तो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, दूसरा है अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस। जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं वो वाले एक्शंस होते हैं दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस ओनली फॉर दैट इंडिविजुअल एंड नोबडी एल्स। जिन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो वाले एक्शंस या काम है जिनका मतलब सिर्फ हमारे तक सीमित है, उनका मतलब या उनका नतीजा सिर्फ हमारे तक सीमित है। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना है जो इस तरह के एक्शंस होंगे जिनका नतीजा दूसरों के लिए नहीं है, जिनका नतीजा सिर्फ उस पर्सन तक सीमित है, तो ऐसे एक्शंस में जो स्टेट है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर।
और दूसरी तरह के एक्शंस क्या होते हैं, अदर रिगार्डिंग एक्शंस, एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स, मतलब कुछ इस तरह के कार्य हमारे जिनका असर दूसरों पर भी पड़े। ठीक है, जो ऐसे काम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी जगह पे रह रहे हैं और वहाँ पे हर घर को अपनी अलग पार्किंग स्पेस अलॉटेड है। एक पर्सन क्या करता है, वो दूसरे घर की पार्किंग स्पेस में अपना व्हीकल पार्क कर जाता है, अगर हम ऐसे सोचें तो उसका जो एक्शन है, अगर वो अपनी ही पार्किंग स्पेस में लगाता तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता कि उसका फर्क सिर्फ उसको पड़ रहा है, भाई उसकी खुद की पार्किंग स्पेस थी, उसने गाड़ी पार्क कर दी। अगर वो अपने पड़ोसी की पार्किंग स्पेस में लगाता है तो उसके एक्शन का जो फर्क है वो पड़ोसी को भी तो पड़ेगा ना, उनको अगर अपना व्हीकल लगाना होगा तो वो कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया अदर रिगार्डिंग एक्शन में, जिनका दूसरे लोगों के पे भी असर पड़ता है। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं, हेयर द स्टेट कैन कंस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू अदर्स। मिल ये कहते हैं कि अदर रिगार्डिंग एक्शंस में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसको चाहिए कि वो कुछ रीजनेबल कंस्ट्रेंट्स लगाए ताकि एक पर्सन दूसरे किसी पर्सन को हार्म ना पहुंचा पाए। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल का ये भी कहना है कि अगर हम किसी पर्सन की फ्रीडम कंस्ट्रेन करते हैं, जैसे उसे जेल में डालना है या ये ऐसा कुछ, तो वो सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में होना चाहिए। कि अगर किसी पर्सन ने जो दूसरे पर्सन पे हार्म किया है वो सीरियस हो, अगर उसने कुछ सीरियस नुकसान किया है, तब उसे बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर उसका नुकसान कुछ छोटा सा है तो तब छोटी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि तब आप कानून की ज़रूरत नहीं है किसी छोटे हार्म के लिए, माइनर हार्म के लिए। उस केस में सोशल डिसअप्रूवल ही बहुत है, मतलब उनको सोसाइटी अगर डिसअप्रूव कर दे उनके एक्शन को तो वही बहुत है। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल बताई थी कि जैसे कोई पर्सन बहुत लाउड म्यूजिक प्ले कर रहा है तो उससे क्या है, बहुत से दूसरे घर में लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है या और बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो ये क्या है, ये एक तरह का माइनर हार्म है। इस केस में सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल ही बहुत है, इसमें उस पर्सन को अरेस्ट कराने की या और लाइफ सेंटेंस दे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें इन्होंने एक और एग्जांपल दी है हेट कैंपेन्स की। तो ये बताते हैं कि जैसे अगर कोई हेट कैंपेन, ये हमारे ये कुछ इलेक्शंस होने वाली हैं और लीडर्स हेट कैंपेन्स देते हैं एक दूसरे को या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी बुरा भला बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि हेट कैंपेन्स के केस में उनका ऐसा तो ये पनिशमेंट तो ठीक है कि उनका कैंपेनिंग करना बंद कर दिया जाए या उनकी मूवमेंट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हेट कैंपेन्स के केस में हम उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दे दें। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये जो जस्टिफाइबल कंस्ट्रेंट्स हैं कि जैसा कोई हार्म करता है, जैसे किसी का क्राइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसको बोला जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कि जो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है दैट मस्ट बी रीजनेबल, दे मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिफेंडेड बाय रीजन एंड मस्ट नॉट बी आउट ऑफ प्रोपोर्शन, के बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे जो दो तरह की लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट और पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि लिबर्टी के बारे में दो तरह के व्यू पॉइंट्स है। पहला जो व्यू पॉइंट है वो है एब्सेंस, इट सीज फ्रीडम एज एब्सेंस फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जो नेगेटिव लिबर्टी है वो ऐसे ही फ्रीडम को इस तरीके से देखती है कि फ्रीडम का मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ना हो। ठीक है, कि पर्सन को किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रेंट, कोई दबाव ना हो। नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इनवायोलेबल एरिया की बात करता है, इन विच इट सीक्स टू डिफाइन एन इनवायोलेबल एरिया फॉर अ पर्सन, कि हर पर्सन का कुछ ऐसा डोमेन होना चाहिए, कुछ ऐसा एरिया होना चाहिए जिसमें कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर रही, और उस एरिया के अंदर वो जो पर्सन है वो कुछ भी कर सकता है, अगर वो कुछ बनना चाहे वो बन सकता है। ठीक है, जो वो करना चाहे वो कर सकता है। इन दिस इनवायोलेबल एरिया नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफियर।
ठीक है, कि हर पर्सन का कुछ एक पर्टिकुलर डोमेन होना चाहिए जिसमें वो बिल्कुल फ्री है और उस डोमेन के अंदर कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रही, उस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स नहीं लग रही हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि कोई पर्सन है वो अपनी लाइफ में क्या एम फॉलो करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, ये उसके इनवायलेबल एरिया में आना चाहिए। इसके लिए स्टेट की कोई कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए कि जो बच्चा है ये सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा या ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट ही बनेगा। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, तो जो एक तरह से जो नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि नॉन इंटरफेरेंस का एक मिनिमम एरिया होना चाहिए, कि एक डोमेन होनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है और आपकी मर्जी है, आपने जो करना है वो करो। तो इसका जो रिकॉग्निशन है कि एक मिनिमम एरिया होना चाहिए, the existence of minimum area is recognition that human nature and human dignity need an area where person can act unobstructed by other। ये इस बात की रिकॉग्निशन है कि जो हमारा ह्यूमन नेचर है या जो हमारी डिग्निटी है, इसको कुछ ऐसी डोमेन जरूर चाहिए कि जिसमें वो अपनी मर्जी से काम कर सके। ठीक है, अगर किसी पर्सन के पास ये डोमेन बहुत ही कम होता है, ठीक है, अगर ये डोमेन होगा ही नहीं फिर तो स्लेव्स वाली बात हो गई। अगर ये डोमेन बहुत ही छोटा होगा तब भी वो उसकी पर्सनैलिटी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं कर सकती। ठीक है, तो ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन नेचर के लिए एक मिनिमम एरिया होना बहुत ज़रूरी है। इफ दिस एरिया इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर एरिया का स्मॉल होने का क्या मतलब है कि उस पर्सन के पास अपनी मर्जी करने की फ्रीडम नहीं है। ठीक है, कि बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, उसके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। इस एरिया का स्मॉल होने का मतलब ये है, अगर ये एरिया बहुत स्मॉल होगा तो कहीं ना कहीं ह्यूमन डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आगे हम देखते हैं जो दूसरा व्यू पॉइंट था वो है पॉजिटिव लिबर्टी में, उसको देखते हैं। इट डील्स विद फ्रीडम एज एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। जो दूसरा व्यू पॉइंट था फ्रीडम का वो ये कहता है कि फ्रीडम वो कंडीशन है जिसमें पर्सन के पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज हों कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव व्यू पॉइंट है। ठीक है, it is concerned with looking at conditions and nature of relationship between individual and society। ये वाला जो व्यू पॉइंट है वो क्या करता है कि किसी भी इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या कंडीशंस हैं और क्या उनका रिलेशनशिप है उनको देखता है। ठीक है, और जो सोसाइटल कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी पर्सन पे ऐसी कंस्ट्रेंट्स कम लगाएं जिनसे वो अपने आप को डेवलप ना कर पाए। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। क्या करेगा, ये एक पर्सन और उसकी सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप को देखेगा कि क्या सोसाइटी उस पर्सन को अपने पोटेंशियल को फुली तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से डेवलप करने की इजाज़त दे रही है, वैसी कंडीशंस दे रही है कि नहीं। ठीक है, अगर हम ये अपार्थाइड वाली सिचुएशन की बात करें, अगर कोई ब्लैक पर्सन था वहाँ पे उस टाइम पे, तो क्या उसके पास उसकी जो सोसाइटी थी उसको ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे लेवल की जॉब ले पाए? नहीं, तब नहीं देती थी। उनके पास उनके लिए सिर्फ छोटे लेवल की जॉब जो थी वो रिजर्व थी। ठीक है, तो क्या है, ये नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखती है और कंडीशंस देखती है और उन कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है ताकि ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पे फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स हों। ठीक है, आगे इसमें ये कहा जाता है कि फॉर एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज हर कैपेबिलिटी ही मस्ट हैव गेट एनेबलिंग कंडीशंस इन मटेरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन, कि अपने आप को डेवलप करने के लिए उसके पास ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए मटेरियल, पॉलिटिकल और सोशल डोमेन में कि वो डेवलप कर सके अपने आप। मटेरियल डोमेन में कैसे, कि ही मस्ट नॉट बी कंस्ट्रेन्ड बाय पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा ना हो कि उसके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है अपने पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, they must have opportunity to participate in decision making process so that laws reflect their choices। ये पॉलिटिकल डोमेन की बात की गई है कि उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि किसी न किसी तरीके से वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके ताकि जो देश के कानून बन रहे हैं उनमें उनका भी कुछ से हो, उनके बारे में भी देखा जाए। और सोशल डोमेन में सोसाइटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो किसी एक
पर्सन के अगेंस्ट अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन करे। एक पर्सन के पास ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि उनके माइंड को डेवलप करने के लिए दे मस्ट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, उनको एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। ये फॉलोइंग कुछ थिंकर्स हैं, बहुत फेमस थिंकर्स, जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को फॉलो करते थे, जैसे रोसो, हेगल, मार्क्स, गांधी और ऑरोबिंदो। तो क्या है स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि जो पर्सन है वो सिर्फ सोसाइटी के अंदर फ्री रह सकता है। ठीक है, कि फ्रीडम के लिए सोसाइटी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी छोड़ ही दो। ठीक है, पर सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए कि जो उस पर्सन को डेवलपमेंट के लिए एनेबलिंग कंडीशंस दे। और जो नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली कंसर्न विद इनवायोलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नेगेटिव लिबर्टी जो है वो तो सिर्फ एक इनवायोलेबल एरिया की बात करती है कि उस एरिया के अंदर उस पर्सन को कोई कुछ ना कहे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के एंड में हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। जो जॉन स्टुअर्ट मिल ही हैं, वो क्या है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत प्रोपोनेंट थे कि हर पर्सन के पास अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए। जैसे हमने इंडिया में देखा है कि बहुत बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल किया जाता है, कि कई तरह की मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनको रिलीज़ नहीं होने दिया जाता, या कई बार बुक्स बैन हो जाती हैं। ठीक है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का ये कहना था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल कर्टेल नहीं होना चाहिए किसी का। तो उन्होंने कुछ इसके बारे में व्यूज आगे रखे हैं। पहली बात तो ये उनका कहना था कि कोई भी आइडिया जो है वो कंप्लीटली फॉल्स नहीं होता। ठीक है, हर फॉल्स आइडिया में भी कुछ ना कुछ ट्रुथ का एलिमेंट जरूर होता है। अगर हम किसी को बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो उस आइडिया में भी अगर जितना भी सच्चाई है उसमें वो हमारे सामने आने से रुक जाएगी। तो सेकंड पॉइंट उनका ये था कि जो ट्रूथ है वो अपने आप सामने नहीं आता, सच्चाई अपने आप सामने नहीं आती है। तो ये लोगों के अपोजिंग व्यू पॉइंट्स जब एक दूसरे के सामने आते हैं, एक पर्सन कुछ कहता है, दूसरा पर्सन उससे कुछ ऑपोजिट कहता है, तो ये जो एक तरह की लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, इस कॉन्फ्लिक्ट से हमें फाइनली क्या होता है कि एक जो सच है, सच्चाई है जो, वो सामने आती है। ठीक है, तो उसका ये कहना था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, चाहे वो पर्सन कुछ भी बोल रहा है, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए उसका व्यू पॉइंट कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, आई दैट emerges only through conflict of opposing views. थर्ड उनका ये कहना था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज बहुत ज़रूरी है, कि जब तक एक्सपोजिंग व्यूज नहीं होंगे, चाहे गलत व्यूज ही हो क्यों ना हो, जब तक वो नहीं होंगे तब तक हमें किसी बात की ट्रस्टवर्दीनेस कि ये बात अच्छी है, ये बात बढ़िया है, ये पता नहीं चल पाएगा। फाइनली उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखा। वो कहते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी पॉइंट को हम गलत समझते रहे, ठीक है, और उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा निकल के सामने आता है कि जो वो बात थी वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, जैसे हमने सुना है कि पहले अर्थ को फ्लैट माना जाता था, और जो पर्सन अगर कोई कह देता था कि अर्थ इज राउंड तो उसके व्यू पॉइंट को बिल्कुल नकार दिया जाता था। गैलीलियो के साथ बहुत ज़्यादा उसको पनिशमेंट्स दी गई हैं इसके लिए। ठीक है, तो क्या है, हमें पता नहीं है कि जो बात आज हमें झूठ लग रही है, फ्यूचर में हो सकता है वही बात ठीक प्रूफ हो जाए। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी भी कर्टेल नहीं होना चाहिए किसी पर्सन का। ठीक है, so that's all for today students, thank you।